हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बेहतरीन से टॉपर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि सीरीज चल रहा है हमारा, जो कि सीरीज कौन सा चल रहा है, सीरीज का बात किया जाए तो जो सीरीज हमारा जो चल रहा था वह जो सीरीज का जो नाम था वह टॉपर सीरीज है। आप सामने जो कि देख रहे हैं ये टॉपर सीरीज है, मेनली जो कि बिहार बोर्ड के लिए और जो सीबीएसई बोर्ड जो एग्जाम होने वाले, मेनली इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले बिहार बोर्ड के लिए एक तरह से मान के चलिए, जो आपको 21 फरवरी से जो कि एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए जो कि मेनली जो कि साइंस का क्लास आज हम लोग देखने वाले, जो कि इस सीरीज में जो कि इससे पहले जो कि एक सीरीज हो चुका है, एक लेक्चर हो चुका है, ये हमारा जो कि पार्ट 2 होगा। इसमें लगभग में हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपको आसानी से 90 प्लस जो कि मार्क्स लाने में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको 90 प्लस कैसे मार्क्स आएगा। इसमें जो कि हम दोनों टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर जो बच्चे मेरे पिछले लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 1 जो देखा होगा उसको पता होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस जो कि सब्जेक्टिव जो कि रिटन आंसर है, उसमें आपको आंसर जो कि लिखा हुआ है आप आंसर को समझ लेना है बस, और उसको देख लेना है एक बार एग्जाम में जाने से पहले। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे पहले लाइक कर देंगे, और सेशन अगर चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले ये क्या कह रहे हैं, हाँ ये मेन जो कि ऑब्जेक्टिव और जो कि वन लाइनर जो कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मॉडल पेपर से भी आपको हो जाएगा रिविजन, गेस क्वेश्चन भी है, और प्लस जो प्रीवियस ईयर वो भी इसमें जो कि सम्मिलित है। तो सभी प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम लोग इस सेशन का बेहतरीन से शुरुआत किए हैं, और आज हम लोग इस शुरुआत के दूसरे पड़ाव पे हैं। ये लगभग 5-6 दिन का पड़ाव है, आपको पूरा जो कि सिलेबस कवर करके, ठीक है। चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कि हम क्वेश्चन जो कि ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन था। अगर जो बच्चे पिछले सेशन में नहीं देखे होंगे उनके लिए बता दिए, होमवर्क का क्वेश्चन था जिसमें से हम लोग बहुत सारे बच्चे का नाम आया था। उसमें से हम टॉप 3 बच्चे का नाम बता जाए, टॉप जो कि 3 में सबसे पहला जो कि कमेंट और जो सटीक जो आंसर था वह था हैशटैग, अगर कह दे हैशटैग, अगर फर्स्ट को अगर फर्स्ट हैशटैग करें तो उसमें था जो कि रवीश कुमार का जो कि सबसे पहला जो कि कमेंट जो कि आया था वो भी डिटेल में भेजे थे, उसके लिए बहुत बहुत तालियां। चलिए नेक्स्ट जो कि आया था सेकेंड, जो कि हम सेकेंड आया तो बहुत सारा था लेकिन हम टॉप 3 को चुनते हैं। टॉप 3 में जो कि आने वाले बच्चे में रवि सबसे पहले, और दूसरा था जो कि गेम चेंजर, ये गेम चेंजर नेम से था, और तीसरा जो कि रीचा पाठक करके था, रीचा पाठक 1 2 1। ये जो कि 3 बच्चे जो कि सबसे बेहतरीन जो कि परफॉर्मेंस के सबसे पहले जो कि इन्हीं 3 बच्चों का आया था, इसीलिए हम तीनों बच्चों का नाम लिख रहे हैं। और इसका जो कि जो बच्चे गलत, बहुत बच्चे जो कि कमेंट किए थे, पता नहीं कहाँ से देख किए वो गलत भी किए हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो कि नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने की आवश्यक तत्व देखा जाए तो ये होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि यूरेनियम से जो कि ये आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो कि तारापुर जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो कि संयंत्र लगा वहाँ पे जो कि लगा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते आज के सेशन का। 25 क्वेश्चन जो कि हम लोग पिछले सेशन में किए, आज भी हम लोग 25 यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। टोटल मिला के हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन जो कि 100 प्लस, अगर आपको देखा जाए तो 100 प्लस हो जाता है क्वेश्चन ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबरिंग का बात किया जाए तो पहला हमारा जो कि रिटन क्वेश्चन ही आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। आपको जो कि सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर 2 + 5 + 1, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। आपको बस मेरा जो लेक्चर्स जो टॉपर सीरीज चल रहा है
कौन सा सीरीज चल रहा है? टॉपर सीरीज 2026 को जो 21 फरवरी को एग्जाम होने वाले है उसके लिए जो कि ये साइंस का जो कि टॉप मोस्ट जो कि गेस कहिए प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल जितना भी बुक मिला के जो भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है वो लाए हैं, जिसमें से आपको 90% 90 प्लस जो कि नंबर लाने के लिए सफिशिएंट है। चलिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए, देख लीजिए, एक बार लेक्चर को नहीं समझ पाया दूसरा बार देख लीजिए। चलिए देखिए, विद्युत जो मोटर होता है, इलेक्ट्रिक जो कि मोटर होता है, वह कौन से प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत पे काम करती है। चलो प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो कि कुंडली को घुमाता है, और वही जो कि क्या करता है, विद्युत मोटर कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर को आप देखे होइएगा, इस टाइप से एक कॉइल लगा रहता है ऊपर से और नीचे एक मैग्नेट लगा रहता है, इसको जो कि क्या करता है, मूव करने के काम में आता है, जब ये इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह करते हैं। आपको विजुअल शायद इसमें होगा तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, विजुअली अगर हम लोग देख लें तो और ज़्यादा बेहतरीन होगा। देखिए, अगर इसमें होगा तो हम आपको ज़रूर दिखा दे रहे हैं, अभी एक बार चेक कर लेते हैं पहले। इसमें आपको कॉइल नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं मोटर का नहीं है इसमें, लेकिन आप इससे भी समझ सकते हैं कि कैसे जो कि इलेक्ट्रिक जो कि कुंडली का जो कैसे काम करता है। जैसे इस टाइप से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। देखिएगा, इसको तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ये कुंडली होता, कॉइल होता है, उसमें मैग्नेट दोनों तरफ से लगा होता है। अगर इसमें जो ही ये होता है तो लाइट क्या होता है, ये ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये लाइट आपको दिख रहा है, ये जलता हुआ लाइट आपको दिख रहेगा। अगर हम लोग लाइन फील्ड का बात करें तो ये जो कि फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, इसी टाइप से जो कि उसका भी मोटर का भी काम होता है। चलिए आइए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे, समझते चलिएगा। थोड़ा सा विजुअल है उसको भी बता दे ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी है, बता देना है आपको। जो कि पृथ्वी पर हम लोग बहुत सारे ऊर्जा का स्रोत है, जो कि उसमें दो टाइप के हम लोग पढ़े थे। ऊर्जा का जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है, नवीकरणीय स्रोत होता है, और अगर दूसरा बात किया जाए तो अनवीकरणीय होता है। क्या होता है? अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय स्रोत होगा और अनवीकरणीय स्रोत होता है। उसमें बताना है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत बताना, यानी कि ऐसा स्रोत जो कि नेचुरल है और वह एक तरह से नवीकरणीय स्रोत में से आता। क्या कोयला है, सूर्य है, पानी है या लकड़ी है। तो बात किया जाए कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत, जो कि ऊर्जा का जो पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो कि सोर्स है वह कौन सा होगा, सूर्य महाराज। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जो कि पूजा भी की जाती है इसको सूर्य देव की। यूं ही पूजा नहीं की जाती, क्योंकि धरती पे एकमात्र ऐसा जो कि ग्रह है, जो कि एक कहा जाए तो स्टार है सोलर सिस्टम में, जो सभी पृथ्वी पर जितने भी जो सोलर सिस्टम है उसको एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। तो जितने भी प्यारे बच्चे बी दे रहे हैं, बहुत वेरी गुड। जितने भी बच्चे, अगर आप बाद में भी देखिएगा या जो बच्चे जो कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी देखते हैं, वो लोग भी अपना कमेंट डालते रहेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए प्रश्न देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, दो उदाहरण बताना। अभी ये बताएं नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें दो टाइप के बताए, एक नवीकरणीय और दूसरा बता दिए हम अनवीकरणीय बता दिए। यानी दो प्रकार के स्रोत हम बता दिए, एक तो नवीकरणीय स्रोत और दूसरा अनवीकरणीय स्रोत। अगर नवीकरणीय स्रोत का बात किया जाए, वैसा स्रोत, वैसा एनर्जी का सोर्स जो दोबारा जिसको प्राप्त किया जा सके।
और अनवीकरणीय जिसको हम लोग एक बार प्राप्त करने के बाद फिर उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर उसको बनाना चाहे, उस एनर्जी को बनाना, तो उसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स जो कि लग जाता है, यानी लाखों वर्ष उसमें खपत होगी तब जाके वह बनेगा। इसका मतलब वह नॉन रिन्यूएबल है। जैसे वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी समाप्त हो भी जाए तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। अगर आप बात किया जाए सूर्य, पवन ऊर्जा, ये सारे क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा, अगर हवा एक बार खत्म हो रहा है फिर हवा दूसरा बार चलने लगती है, यानी कि ये रीन्यूअल होते रहते हैं। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? यानी कि आप लोग जो कि केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, इसमें जो कि सारे हैं, अगर आप बात किया जाए तो भौतिकी प्लस रसायन शास्त्र हो गया और प्लस जीव विज्ञान, तीनों का जो कि संगम होगा एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में। इसीलिए हम पहले ही बता दिए, अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हो तो 95% प्लस मार्क्स आंख बंद करके आसानी से आ जाएगा। सिर्फ आप मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लिखना कैसे है वो भी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना वो भी बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने का तरीका होता है। निम्न किसका अर्थ जल है? अब देखिए जल किसको बोलते हैं, तो आप लोग देखिए पेट्रोलियम, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। अब देखिएगा बहुत जगह जो कि हाइड्रो डिफरेंट जो टाइप होते हैं उसको सीधा सा नाम आ जाता है, क्या आता है, हाइड्रो। यानी इस टाइप से आसानी से इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे से मिला सकते हैं और उसके आधार पे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। पेट्रो तो ऐसे भी नहीं है, पेट्रोलियम वर्ड से सुनने में ही लग रहा है, सुनने से ही हट जाएगा। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हो सकता है प्रश्न आपको ये बहुत ही VVI है, रासायनिक समीकरण से बहुत इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न है, आने के चांसेस लगभग बहुत ज़्यादा है। देखिएगा वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि इसमें क्या आता, अभिकारक और उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि अभिकारक मतलब रिएक्टेंट कहा जाए, अभिकारक अगर मान लीजिए दो अभिकारक हैं, अभिकारक हो गया उत्पाद, रिएक्टेंट और उत्पाद, और अभिकारक हो गया और एरो के इस साइड में आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। उत्पाद क्या हो गया, ये उत्पाद, ठीक है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हो गया। देखिए प्रोडक्ट है और इधर क्या है, अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का बात किया जाए तो अगर इसका जो कि परमाणु संख्या और राइट साइड LHS कहा जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ अगर परमाणु की संख्या बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन O2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, आफ्टर दैट हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद जो बनता है, वह क्या बनता है, वह हमारा बन रहा है CO2। इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है संतुलित समीकरण। कैसा है ये, आपको संतुलित समीकरण होता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण किसको कहते हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को यूं ही बनाते रहिएगा, अपना धैर्य नहीं खोइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो अभी चल रहा है वह बहुत ही बेहतरीन है। अगर बाद में अगर देखते हैं एग्जाम के बाद तो आप पछता जाइएगा कि एक बार PK सर का क्लास देख लेते हैं तो काम बन जाता, तो इसे पछतावा में नहीं रहिएगा। इसीलिए हम ध्यानपूर्वक कह रहे हैं
कि सुनिए और समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। हम आपकी जो कि हर कमेंट को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि देखते हैं कि ये नाम है वो नाम है, उस पे जाते हैं, लेकिन आपको जहाँ पे रियल, जहाँ पे सही कंटेंट मिलता है, बहुत बच्चे जो कि ऐसे जगह पे जाना प्रेफर करता है। अभी के समय में उसको बरगला दिया जाता है टीचर के द्वारा कि वो सर अच्छा पढ़ा रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे भटक जाते हैं, बाद में समझ में आता है कि जहाँ पे कंटेंट मिला, जहाँ पे वैसा जो पढ़ाया गया, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ छोड़ के जो कि देखा देखी से भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इतना कर लेते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 90 नंबर लाने के लिए। इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का जो कि आपका है, इसमें आपको 90 जो कि प्लस जो कि आराम से हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव जो कि आपका जो कि आपका जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा और जो सब्जेक्टिव होता है टोटल सही हो जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिकल में जो कि स्कूल नंबर दे ही देगा। यानी कि आसानी से आप 90 क्रॉस कर जाना संभव है, पॉसिबल है बहुत हद तक, अगर आप पेशेंस रखते हैं तब। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक को विस्थापित डिस्प्लेस कर देता है। का अगर हम लोग NaCl का विलयन एवं कॉपर का धातु, कॉपर धातु यानी NaCl को और कॉपर को विलयन, या MgCl2 विलयन का कॉपर धातु से, या FeSO4 फेरस ऑक्साइड विलयन को अगर सिल्वर धातु से, या AgNO3 को कॉपर से। AgNO3 को जब ये करते हैं तो आपको देखिएगा यह एकल जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलिएगा? डी के साथ चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, अब 29 पे आते हैं। चलिए इससे पहले हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि हम दोनों को लेके चलें। बहुत बच्चे होते हैं, जो बच्चे नहीं आंसर को समझ पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, तो वीडियो को ऐसे पॉज कीजिएगा और आसानी से आप इसको आंसर को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर सटीक है, बेहतरीन है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की जो वस्तु होती है उसको पेंट क्यों किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, अगर लोहे की वस्तु को नमी और वायु से बचाने के लिए, संपर्क से बचाने के लिए पेंट किया जाता है ताकि उसमें जंग न लगे और लंबे समय तक क्या करे, सुरक्षित रहे। सिंपल सा बात है। अगर देखे जाइएगा, अगर आपके पास कोई गाड़ी होगी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो देखिएगा अगर आपको अभी ठंड का मौसम है, अगर आप उसको बाहर छोड़ दीजिए, उस पर जो कि ओस के कारण जो ड्यू फैक्टर होता है उसके कारण उस पर नमी आ जाता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करेगा। देखिएगा मॉर्निंग में उठिएगा तो रात में जंग नहीं लगा हुआ था, और सुबह सुबह देखिएगा तो उसमें बहुत सारे ब्राउन कलर का उस लोहा पे आ जाता है, जिसको अगर फिंगर से भी रगड़िएगा, ऐसे पूछिएगा तो इसमें लग जाता है। इसका मतलब वो क्या है, जंग है। यानी कि सिंपल सा बात किया जाए तो नमी जो मॉइस्चराइजर होता है सो, और प्लस जो कि वायु कहने का मतलब यानी सिंपल सा H2O और प्लस जो कि क्या होगा O2, ऑक्सीजन, दोनों अगर कंबाइन करता है तो वह जंग लगने, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा में जंग का काम करता है, यानी कि लोहे को ख़त्म करने लगता है। क्लियर है? तो आसानी से आप जंग को समझ गए होइएगा कि जैसे लोहा में आप देखिएगा तो उसमें ब्राउन कलर का आ जाता है। चलिए उसी को हम लोग कोरिजन कहते हैं। अब बताते हैं कि साग सब्जी होता है, साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि आप साग सब्जी कहने का मतलब, जैसे आप गोवा देखिए, गोवा बहुत लोग सुना होगा, गोवा जगह का नाम नहीं। जैसे गोवा कहने का मतलब बहुत सारे जो कि गोबर के टाल होते हैं, यानी गोबर का मतलब होता है वो घास फूस जो कि जानवर लोग खाता है, और वही जो कि ये चीज़ को अगर इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको आप खोलिएगा, या आप उसमें अगर कोई चीज़ जो कि उसको खोदिएगा कुदाल से,
तब देखिएगा उसमें अंदर बहुत ज़्यादा हीट रहता है। किसमें? जिसमें वह ताज़ा थोड़ा हो उसमें। तो आप आसानी से देख सकते हैं, यानी कि वही है कंपोस्ट है। साग सब्जी का मतलब वही है जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। अगर उसको हम लोग कहीं पे डाल देते हैं तो वह क्या होता है? एक कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट का मतलब वह कहे तो एक खाद के रूप में बन जाता है। और उसी कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो उष्माशोषी होता है, उष्माक्षेपी या प्रतिस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो उष्माक्षेपी, ये दोनों तो है नहीं क्योंकि गोबर है। तो अगर वह एक कचरा है यानी साग सब्जी का पार्ट है, तो अगर किसी जगह एक कंपोस्ट के रूप में बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट की मात्रा यानी हीट रिलीज होता है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वह हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी क्लियर है सभी प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया। उष्माक्षेपी कहते हैं, एक उष्माशोषी होता है। जैसे हम लोग चूना को, अगर चूना को वाटर में मिलाते हैं, आप लोग देखे होइएगा एक और एग्जाम्पल उस एक्सोथर्मिक का है कि अगर चूना को पानी में रख देते हैं यानी सूखी चूना को, तो देखिएगा वह बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इसका मतलब होता है वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक जो कि रिएक्शन होता है। चलिए 29 आफ्टर हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव पे। तो क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को, आपको बता दें कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और समझते चलिएगा वो और इजी हो जाएगा। अम्ल और क्षार में दो अंतर बताइए। बता दो अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है? तो सिंपल सा देख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दांत खट्टे कर देते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं। यानी सिंपल सा बात कीजिएगा, अम्ल क्या है? खट्टा है, क्षार क्या है? कड़वा है। सिंपल। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, ये उल्टा है। यह क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी यह नीले लिटमस को लाल करता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोनों में आप आसानी से अंतर समझ चुके होइएगा। अगर एग्जाम्पल पूछ दिया जाए, एग्जाम्पल जो कि अम्ल किस में होता है, तो आप जो भी चीज़ देखिए खट्टा चीज़, जैसे नींबू जो होता है वह क्या होता है? वह अम्लीय होता है। नींबू में अम्ल पाया जाता है। इसमें अगर क्षार का बात किया जाए तो मिर्ची जो होता है क्या होता है? इसमें क्षारीय पाया जाता है, या बहुत सारे जो कि अदर मटेरियल भी होते हैं। चलिए तो आसान क्वेश्चन है, आसानी से कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव दीजिए। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? यानी इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है प्यारे बच्चों? बताइएगा। दहन नहीं है, श्वसन नहीं है, भोजन पाचन नहीं है, अवक्षेपण नहीं है। कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण का सीधा से याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आसानी से आप जवाब दीजिएगा कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। यानी कि अगर देखिएगा दहन का मतलब किसी चीज़ को जलने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग किसी चीज़ को जला ही नहीं सकते हैं। तो यानी श्वसन में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ऑप्शन यूं ही हट गया। भोजन का पाचन में भी होता है, क्योंकि वहीं से जो कि आपको एनर्जी मिलती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन। अवक्षेपण होती है, अवक्षेपण में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अवक्षेपण समझ चुके होइएगा, जैसे कोई रिएक्शन होता है उसके बाद जो उस पर जो कि गंदगी जो बच जाती है, इसको सीधा सा समझ लीजिए प्रिसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग कह सकते हैं। चलो आओ प्रश्न संख्या सब्जेक्टिव पे। देखिए धातु और अधातु में एक एक भौतिक अंतर बताइए। धातु और अधातु का हम लोग बात करें, धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। धातु वैसे मटेरियल को कहते हैं, वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर ऊर्जा के रूप में हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उष्मा तथा विद्युत जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती है अपने से होकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको धातु कहेंगे। जिस मटेरियल से ना हीट पे एक दूसरे से उधर जाए उष्मा, ना ही उसमें जो कि विद्युत धारा प्रवाह करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। अधातु का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा।
धातुएं विद्युत की सुचालक होते, अभी बता दिए। धातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है, आघात वर्धनीय होता है, जबकि अधातु विद्युत की कुचालक होते और वह भंगुल होता, ब्रिस्टल होते हैं। सिंपल सा देखिएगा, अगर आप धातु का बात किया जाए तो इसमें सबसे नाम लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, ETC, ये सारे जो कि क्या है, धातु है। अगर वही अधातु का बात किया जाए, अधातु का बात किया जाए तो अधातु में क्या हो जाएगा, जैसे लकड़ी को कह दीजिए, लकड़ी क्या है, अधातु है। लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक अधातु होता है। ग्लास, क्या हो गया, ग्लास, ये सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। चलिए समझ में आ रहा है। जोश यूं ही बनाए रखिए, जोश को कम नहीं होने दीजिए, जोश तब तक बनाए रखिए जब तक आप एग्जाम में पेपर को फोड़ न दें। अगर आपका नंबर कम होता है प्यारे बच्चों, तो सारा समाज यही कहेगा कि सिर्फ दिखा रहा था, पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ दिखा रहा था, पढ़ नहीं रहा था। और इसीलिए आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको नंबर लाने की ज़रूरत है। और नंबर वो भी अगर 90 प्लस नहीं लाए अभी के समय में, तो कोई उसका ये माँ बाप नहीं होता, यानी वैल्यू नहीं होता है। सिंपल सा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH, यानी कि इसको ऐसे लिखा रहेगा, आपको टाइपिंग में थोड़ा सा C2H5OH है, या आपको ऐसे लिखा रहेगा, सब इसमें एरर दे दिया है। सिंपल सा हम सभी ऑप्शन को लिख ही दे रहे हैं। C2H5OH हो गया, C6H6O6 है, या C6H12O6 है, C6H6 है। बता देना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6, यानी सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। चलो ग्लूकोज का आसान फार्मूला है, याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में जो कि आपको फार्मूला भी पूछी जाती। चलो नेक्स्ट में उदाहरण, उदासीन अभिक्रिया क्या होता है। उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आने वाले प्रश्न है, देखने से लगता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाइएगा तो वह क्या बना देगा, लवण बना देता है। क्या बनाता है, लवण, और उसको हम लोग जल भी बनाता है। तो इसमें उदासीकरण अभिक्रिया का, यानी कि जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो ना ही वह अम्ल रह पाएगा, ना ही वह क्षार रह पाता है, यानी कि दोनों अपना नेचर को खो देता है। अब बन क्या जाता है, लवण बन जाता है। जैसे NaOH को अगर हम लोग कंबाइन करें, NaOH बनता है, यानी कि सिंपल सा कहे तो NaClOH को हम लोग NaCl कहते हैं, यानी सोडियम, यानी कि अम्ल और क्षार क्या मिलके, जो मिलके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलके लवण बनाते हैं। चलो क्लियर है, उदासीन अभिक्रिया समझ गए। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। आपको संतुलित करना, हम एक लेक्चर भी डाले हुए हैं अपना इस यूट्यूब के इसी चैनल पे हैं, आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो बेहतरीन लेक्चर है, आप उसको देख लीजिएगा, आसानी से आप समझ जाइएगा। इसमें आपको दो टाइप का ऐसे बना लेना है, ऐसे बना लेना है। इसमें आप लिख लीजिए LHS और इसमें लिख लीजिए RHS, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर जो परमाणु संख्या है उसको लिख लीजिए। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो ही है पहला में। ऐसे आप बना लीजिएगा, आसानी से समझने के लिए भाषा है। तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि है, इससे आसानी से आप बना सकते हैं। देखिएगा, हम पहला समीकरण को लेते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यानी कि हाइड्रोजन LHS में क्या है, 4 है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन इधर क्या, 2 दूनी 4, यानी कि इधर भी 4 है।
तो ऑक्सीजन का बात किया जाता है यहाँ पे क्या 1 है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन जब अनबैलेंस्ड है इसका अर्थ सीधा सा होता है हमको कौन सा चुनना था, जो संतुलित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सभी संतुलित होगा। इसको आप चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये सारे संतुलित है, हमको असंतुलित पूछ रहा है नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारे बच्चों को ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चों को ये समस्या आता रहता है कि वह क्वेश्चन को फास्ट में पढ़ते हैं और नहीं को भूल जाते हैं, पता चलता हाँ में मार देता जवाब। जब ये चेक करेगा सब इसमें तीनों में क्या है, बैलेंस है, ये अनबैलेंस्ड है सिर्फ। आइए हम लोग प्रश्न आते हैं मिश्र धातु, यानी कि मिश्र धातु एलॉय जो होता है, क्या एक उदाहरण दे। एक उदाहरण देता है एलॉय क्या है, उसका उदाहरण हम लोग देते हैं। कहते हैं 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण या मिश्र धातु उसी समांगी मिश्रण होता है। धातु को धातु और अधातु से हो गया या धातु, यानी कि धातु जो होगा एक धातु दूसरे अलग प्रकार के धातु से मिलता है, उसमें रहेगा या आपको धातु हो गया और प्लस अधातु, तो यह क्या हो जाता, इसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। नहीं समझ में आया, मिश्र धातु कहते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, सीधा सा समझो। खिचड़ी जो बनाए हो वह क्या है, मिश्रण है, यानी कि उसमें चावल भी है और दाल भी होता है, यानी कि वह क्या है, एक मिश्रण है। वह एक मिश्र धातु का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें आना है हम लोग को एक तांबा और एक जस्ता को मिला दीजिए, तो वह क्या है, मिश्रण। तांबा और जस्ता का मिक्सचर क्या है, ऑल्सो एलॉय, मिश्र धातु। ठीक है, क्लियर है। चलो आइए हम लोग प्रश्न संख्या आते हैं 33 में। कहता है प्रश्न में कि 33 में क्या कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी हम लोग पढ़े कि एक पेपर है, शीट पेपर है, अगर इसको बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 7 रहता है, ठीक है। तो 7 न्यूट्रल होता है, इधर बढ़िएगा तो इधर एसिड हो गया 7 से कम, और इधर क्या होगा, क्षार हो गया यानी बेस हो गया, ठीक है। इधर बेस हो गया यानी कि क्षार, और इधर क्या हो गया, अम्ल। इधर अम्ल और उधर क्षार हो गया। क्लियर है। अब बात कीजिएगा, इधर अगर घसीटिएगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, इधर घसीटिएगा तो क्षारीय होगा। सीधा सा कह रहा है कि कोई लिटमस पत्र लाल को नीला कर देता है। अब ये पता है कि लाल को अगर नीला करता है इसका मतलब वो क्या होगा, सीधा सा क्षार होगा, यानी कि क्षार कहने का मतलब सीधा से 11 होगा। नहीं तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि 7 से कम सब अम्ल है, तो इसका मतलब ये भी अम्ल होगा, ये तो उदासीन हो गया, ये भी अम्ल होगा, यानी दो ऑप्शन तो है नहीं। तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन है जो हमें क्षार के तरफ ले जाने के लिए इंगित करता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, यानी 7 से ज़्यादा होगा क्षार होगा। ब्लड का जो कि 7.4 होता है, ब्लड का अगर पीएच वैल्यू देखा जाए तो 7.4 होता है खून का। चलिए आते हैं हम लोग, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। साबुन किसको कहते हैं, अपमार्जक किसको कहते हैं। तो देखिएगा, साबुन केवल मृदुल जल में सफाई करता है, यानी कि साबुन को अगर आप मृदुल जल कहने का मतलब, मृदुल जल कहने का मतलब सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर यानी कि मीठा जल भी कहते हैं इसको, मीठा पानी, मीठा जल। मीठा जल का मतलब हो गया नदी का, बारिश का, यानी कि वर्षा कह दीजिए, वर्षा का हो गया, ये सब का जो पानी मीठा जल होता है। और वही कठोर जल का मतलब होता है समुद्री बाती, यानी समुद्र का पानी, समुद्री पानी। समुद्र का जो जल होता है वह क्या होता है, खारा होता है। मृदुल और कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रभावी सफाई करता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जैसे साबुन होता है, साबुन को आप चल जाइए बीच में नहाने, पता चलेगा आप घसते घसते बॉडी को रगड़ के नहाते नहाते आप पूरा साबुन खत्म कर दीजिएगा, लेकिन उसमें झाग नहीं बनेगा, वो फेन नहीं बनता। सिंपल सा कहिए, हिंदी में झाग कहे और इसमें कहे तो फेन नहीं बनता है। और वही अगर आप अपमार्जक को ले जाइए तो आप नदी में भी नहाइएगा तो भी फेन बनेगा, और अगर आप
हार्ड वाटर को भी उसमें यूज कीजिएगा तो भी, यानी कि डिटर्जेंट जो होता है वह दोनों वाटर में सफिशियंट होता है, काम कर जाएगा, लेकिन आपका साबुन उसमें काम नहीं करता है। चलिए, असत पुष्प क्या है? असत पुष्प क्या बात कर रहा है कि असत पुष्प का फॉर्मूला आपको बता देना है। असत पुष्प क्या है? ZnSO4 है या ZnCl2 है या ZnO या ये है। तो याद रखिए सीधा सा, जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं असत पुष्प कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को असत पुष्प का भी नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, एक बायोलॉजी का भी प्रश्न आ गया, केमिस्ट्री बहुत देर से कर रहे थे, फिजिक्स का भी किए, अब बायोलॉजी का कर लेते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है? यानी स्वपोषी और विषम पोषी जो पोषण होता है उसमें अंतर क्या है? अंतर ध्यान रखिएगा कि स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। जिसमें आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हरे पौधे। ऐसा ना कि पौधा मत लिखिएगा, उसमें हरा लगाना जरूरी है। बहुत बच्चों के ध्यान में आता है सर पेड़ तो हरिहरे होता है ज़्यादा ज़्यादा से मतलब नहीं है, हरा पौधा ही सिर्फ अपना भोजन बना पाती है, इसलिए हमें हरे पौधे को ही सिर्फ स्वपोषी बोलते हैं। बाद बाकी बहुत सारे प्लांट परपोषी भी होते हैं। जबकि विषम पोषी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ऐसे जो कि जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसको विषम पोषी कहते हैं। जैसे में हम लोग दूसरे का भोजन छीन छीन के खा जाते हैं। जैसे गैया दूध होती है, हम लोग पी जाते हैं, वो अपने बछड़े के लिए देते हैं, वो इंसान पी जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम दूसरा का छीन छीन के खा लेते हैं। चलिए, यहाँ तक दूसरा का जीव हत्या करके भी आदमी खा जाता है। चलिए आते हम लोग प्रश्न संख्या 35 में है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कि कौन सा ऐसा गैस है, अगर चूना का पानी है, इसमें चूना का पानी है तो उसको क्या कर देगा? चूना पानी को क्या कर देता? दूधिया कर देता, दूध के कलर बना देगा। तो क्लोरीन को छोड़ने पर O2 हो ऑक्सीजन, NO2 यानी ऑक्सीजन नाइट्रो ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधा सा बात कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं या देखे रहे या जुड़े हुए हैं वो सभी प्यारे बच्चों सो हम यही कहेंगे कि सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने जो कि प्ले लिस्ट जो होता है बनाए हुए हैं उसमें आप इसको सेव कर लीजिए। या नहीं होता तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन हम ओपन रखे हुए हैं, आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बाद में आप उसको पढ़ लीजिए, यानी कि उसको ऑफलाइन कर लीजिए। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि श्वासन यानी रिस्पायरेशन की परिभाषा दे। आपको इन्फॉर्मेशन देते चले, याद आया हमको कि हम जो एक क्लास ऐसा क्लास सेटअप कर रहे हैं जिसमें जितने भी चित्र है यानी कि फिगर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, विज्ञान में आपको जो कि फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, तीनों का हम लोग संगम करके तीनों का एक ही लेक्चर में जो कि 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा उसमें हम कर देंगे। आपको कैसे बनाना है, क्या क्या पार्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? चलिए, श्वासन रिस्पायरेशन यानी कि श्वासन की परिभाषा देना है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि ऑक्सीजन जब हमारा बॉडी, जैसे हम लोग भोजन कर लिए तो यूं ही हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिलता है, उसके लिए हमें सांस लेना जरूरी होता है। और जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो वह टिश्यू में यानी कोशिका में जाके क्या होता है, भोजन को ब्रेक डाउन करता है। भोजन किस फॉर्म में रहता है? वहाँ पे जो भोजन हमारा बॉडी जो ऑब्जर्व करता है वह ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और जब वह ग्लूकोज होता है तो वह ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ब्रेक करता है और उसमें एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा निकलती है, प्लस CO2 जिसको हम लोग कहते हैं वो भी निकलता है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम लोग, और जो प्रोसेस से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी को हम लोग श्वासन कहते हैं, यानी सांस लेने की
प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा इसको भी आप 1-2 बार देख सकते हैं, आसानी से आपको दिमाग में चला जाएगा। देखिए मधुमक्खी के जो डंक होते हैं निम्न में कौन सा अम्ल होता है, यानी जो मधुमक्खी होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है बताना है। मिथोइक अम्ल होता है, इथोइक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल जो कि होता है, तो अम्ल का बात किया जाए तो मधुमक्खी का डंक आप कभी न कभी झेले होइएगा। मधुमक्खी ऐसा होता है, इसका डंक आप कभी न कभी झेले होइएगा। मधुमक्खी आप देखिए ऐसा ही होता है और उसका डंक बहुत ही पतला होता है, उसमें आपको कौन सा आता है, जो कि मिथोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मिथानोइक एसिड पाया जाता है, जो कि किसी को काटने से देखिएगा फुला देता है, उसको मिथानोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाद बाकी ऑप्शन को कट कर दीजिए, ठीक है? क्लियर है? जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी प्यारे बच्चों से यही कहेंगे कि आप इस सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपलोड करेंगे, अभी हमारा जो कि बैच चल रहा है वह 12th एंड जो कि मेन 10th जो कि बोर्ड के लिए है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो दे रहे हैं या जो देंगे उनके लिए सबसे बेहतरीन जो कि अभी चल रहा है। ये मेरा यूट्यूब पे जो कि अभी न्यू क्लास है, नया नया चल रहा है, इसीलिए आपको लगता हो कि सर नया है। ऐसा नहीं, हम लगभग में 15 साल से टीचिंग लाइन में है। 15 ईयर अपने एज से लगभग में आप क्लास ले रहे हैं, इसलिए आप उस पर ना जाके आप मेन पॉइंट पे आइएगा, ठीक है? बहुत बच्चों को ध्यान में आता है कि सर यहाँ पढ़ा रहे थे, वहाँ पढ़ा रहे थे, ठीक है? इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। कहा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो बताइएगा कि जाइलम क्या होता है? जल को, जॉ फॉर जाइलम, जॉ फॉर जल, जॉ फॉर जाइलम, जॉ फॉर जल, खनिज का परिवहन करता है। यानी कि जाइलम जो होता है जल को और खनिज को क्या करता है? प्लांट में परिवहन करता है। जैसे कोई प्लांट है तो उसमें जल और खनिज को पहुंचाने का काम क्या होता है? जाइलम का होता है। और जब भोजन बन गया, भोजन यहाँ पे बन गया, तो भोजन को पहुंचाने का काम क्या होता है? फ्लोएम। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन पहुंचाना। और जबकि जल का काम, फ्लोएम का काम क्या होता है? बने हुए यानी पके हुए भोजन को यानी शर्करा को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। समझ में आ रहा होगा? तो हम आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। चलिए कि जाइलम और फ्लोएम, जौ से जाइलम, जौ से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, एफ फॉर फूड, एफ फॉर भोजन, भोजन फूड, जौ से जाइलम, जौ से जल। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। चलिए आसान है, मतलब ट्रिकी वर्ड बता दिए। चलो कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात कीजिएगा तो उसको रिएक्ट करवाता है वाटर से, तो आप याद रखिएगा उसका जो रिएक्शन वाटर से होता है तो H2O सब में, लेकिन वो जो होता है कास्टिक, ये हो जाएगा आपको हाफ, यानी कि सीधा सा ऑप्शन नंबर बी के साथ Ca याद रखिएगा। Ca छोटा लिखिएगा, SO बड़ा होगा, 4 छोटा होगा, इनटू है हाफ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाफ अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है? क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कुछ कुछ जो इक्वेशन है उसको टाइप करने में जो कि मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग मास्टर। चलिए आहार श्रृंखला क्या, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं ऊर्जा हस्तांतरण होता है। ऊर्जा हस्तांतरण कितना % होता है ये भी याद रखिएगा। तो ऊर्जा हस्तांतरण 10% होता है, ठीक है? क्लियर है? ये हालांकि ये बहुत ही बारीकी है, लेकिन ये नहीं पूछता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आहार श्रृंखला किसको कहते हैं। ये 2 नंबर में आपको 2 मार्क्स का प्रश्न है, आप लिख लीजिएगा, 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में ज़्यादा चांस है, अगर 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आता है तो आपको दे देगा कि इसका जो कि पिरामिड भी बना, आहार श्रृंखला पिरामिड को तैयार करने के लिए दे देता है। चलिए
आसानी से आप समझ पा रहे होइएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हार्मोन क्या है? जो हार्मोन्स है वह क्या है? तो हार्मोन्स का बात कीजिएगा तो हार्मोन क्या है, देखिए बॉडी में हमेशा तो हार्मोन जनरेट होता है। आप लोग का तो और ज़्यादा जनरेट होता होगा हार्मोन्स, इधर देखिए और चलो। तो हार्मोन्स को कंट्रोल रखना, और हार्मोन्स विभिन्न विशिष्ट ग्रंथियों का अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। यह क्या एक केमिकल पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण समय करता है। यानी कि अगर आपको किसी के प्रति अगर गुस्सा आ रहा है, वहाँ पे भी हार्मोन का ही काम है। किसी के प्रति प्यार आ रहा है तो भी हार्मोन्स का ही काम है। यानी कि वही आपको उकसा रहा है किसी से प्यार करने के लिए या किसी से उठा पटक करने के लिए, यानी दोनों काम कौन करवा रहा है? ये हार्मोन बड़ी खतरनाक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझ के रहिएगा। अगर आपको शरीर में लगे कि बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी की हो गई है हमारे शरीर में, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अगर फील होने लगे आपको, तो समझ जाइएगा कि आप वो फील नहीं कर रहा, आपका शरीर उतना नहीं है जो कि हार्मोन्स आपको करवा रहा है। यानी हार्मोन्स आपको क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है। तो बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हार्मोन्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और 12 से लेकर और कहे तो 17 के एज तक तो और ज़्यादा ये तूफानी एज भी कहा जाता है, इसीलिए हार्मोन्स उसमें तूफान एज में रहता है, इसीलिए गैंगस्टर वाला फीलिंग थोड़ा ज़्यादा आता होगा। इस पे कंट्रोल रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फिर अम्ल और क्षार से है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? ये तो आसान है एकदम, तुक्का मारने के लिए कोई जरूरत नहीं है। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल लवण। प्रबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रबल प्रबल करते हुए हम लोग क्या करते हैं? फ्लो फ्लो में बह गए, यानी कि साल्ट बनाता। अम्ल और क्षार को अभी बताते, एसिड जो होता है, एसिड को और बेस को जब मिलाते हैं, एसिड बेस जब मिक्स होता है तो क्या बन जाता है? एसिड बेस मिल के वह क्या बन जाता है? साल्ट बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न हमारा है कि परागकण, पॉलिनेशन किसे कहते हैं?
हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो। सॉरी, थोड़ा सा ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, हम देखे नहीं थे, अभी ध्यान दिए हैं। तो बैटरी डिस्चार्ज था मेरा माइक का, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ नहीं जा रहा होगा, गया होगा। चलिए फिर से हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं, कि परिभाषा देना है। अपवर्तनांक का परिभाषा देना है। तो अपवर्तनांक कहने का मतलब होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इसको हम लोग इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी अपवर्तनांक का परिभाषा देता ऐसे भी दे सकते हैं, या अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब रिफ्रैक्शन को अगर बात किया जाए तो हम लोग आसानी से एक स्लैब ले लिए, यह आपको ग्लास है, ये क्या कर लो, एक ग्लास स्लैब ले लो, उसमें देखिएगा ऐसे इमेज करके ऐसे करके दिखाता है, या स्नेल्स लॉ भी इसको शो करता है। ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट करता है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। डिफाइन कहेगा तो आसानी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। नहीं है तो आप पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, अगर इतना फास्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो, लेकिन आपको फास्ट लिखना चाहिए भी। ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयुक्तता क्या है। तो ऑक्सीजन के संयुक्तता का बात किया जाए तो ऑक्सीजन की जो संयुक्तता होती है वह क्या होती है, 2,6, यानी कि आपको 2 हो जाती है, यानी वैलेंसी ऑफ 2 होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना। अभिसारी उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को आप देखे हुईएगा, इमेज में नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए। उत्तल लेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, उत्तल ये इसको उत्तल लेंस कहते हैं। अगर इसको हम लोग बता दें तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। क्या है ये, मुख्य अक्ष। एक तरह से हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, आपको लेक्चर और थ्योरी ऑब्जेक्टिव सारा लेके चल रहे, क्लास भी लेके चल रहे। जो भी बच्चे अगर नए होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन कराया जा रहा है। लेंस को अभिसारी लेंस यानी उत्तल जो लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। देखिए अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है, यानी कि लाइट ऐसे जा रही है, लाइट अगर ऐसे जाएगी तो देखिएगा ये लाइट जब ये लेंस में जाएगा तो वो क्या होगा, किस एक पॉइंट पे क्या होता है, वो फोकस हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक पॉइंटेड हो जाती, इसीलिए हम लोग इसको अभिसारित कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारित। क्या कहते हैं इसको, अभिसारित लेंस कहते हैं। यानी अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लाइट बीम आया है पैरेलल है लाइट क्या है, पैरेलल है, लेकिन एक पॉइंट पे वो क्या हो गया, इंकित कर दिया, यानी कि अभिसारित हो गया, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। गंधक का परमाणु सूत्र क्या होता है, गंधक का परमाणु सूत्र का बात किया जाए तो क्या 14 होता है, 14, 15 होता है। यानी परमाणु संख्या से आपको 2 प्रश्न निश्चित है ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछी जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। जो कि आपको गंधक का पूछ रहा है तो उसका परमाणु संख्या 16 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 42 आफ्टर आते हैं 43 पे। उससे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बात चल रहा है तो उसको देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब ऐसा दोष जिसमें निकट, जिस दोष का नाम यार उसमें दिखता है, यानी निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। उत्तल में उल्टा हो जाता है, यानी नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। यानी नेत्र गोलक जैसे आपको मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन में था, अब मान लीजिए नेत्र गोलक ऐसे होके ऐसे हो गया, यानी कि सॉरी ये तो पूरा गलत बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि यहाँ से जो इमेज आया, यानी कि ये लाइट जो आया, ये लाइट आया और ये क्या हो गया, ये आपको यहीं पे ये हो गया, पहले ही चला गया। या मान लीजिए ये लाइट आया, ये तो ठीक था, यानी कि लाइट इसमें सही रहेगा, इसमें पॉइंटिंग यहीं पे होगा, ठीक है, रेटिना पे। लेकिन इसमें होगा लेंस से आने के बाद क्या होगा, ये पहले ही ये इंकित हो जाता है रेटिना से पहले ही।
तो नेत्र की लेंस की वक्रता की बढ़ जाता है, जिसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, ये एफ जो होता है कम गया, जिसको हम लोग दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, जिसको इसको थोड़ा सा फैलाएंगे तो यहाँ तक चला आएगा। क्लियर है, यानी कि लाइट वहाँ तक नहीं जा पाती रहती है, पहले ही बनने लगता है। कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं एल्डिहाइड, ईथर समूह, अल्कोहल, कार्बोनिक। यानी कि CO है, यानी कि C4 कार्बन और ऑक्सीजन, यानी सीधा सा आप कार्बोनिल कह सकते हैं, कार्बोनिल। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सॉरी, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बोलते बोलते मेरा भी गला जो कि थक रहा है। बहुत सारे जो कि प्रश्न किए हैं, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हौसला बढ़ाने के लिए इस सेशन को जरूर आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। नहीं तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर बच्चे को नहीं पसंद आ रहे हैं तो पसंद आने ना आने की बात नहीं है, क्वेश्चन जो कि लेकिन बोर्ड में आने वाली है, सिर्फ पसंद से ही नहीं होते। बहुत बच्चों को तो पसंद कुछ और होते हैं, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा होगा। लेकिन पढ़िए, एक न एक दिन अभी जो आपको मेहनत लग रहा है वह एक दिन रंग लाएगी, और उस दिन आपको पता चलेगा कि पीके सर ने क्लास लाजवाब था, बेहतरीन था, जो कि इंटरटेनिंग कम था, नॉलेजफुल ज़्यादा था। ये आपको समझ में आएगा अगर क्लास को सही से कर लेते हैं, तो आप फिर पछताने के लिए काम नहीं आएगा, पछताइएगा नहीं तो पछताते रहिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं बता दीजिए। तारे टिमटिमाने का अगर पूछता है क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते, तो बताइएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय विभिन्न परतों से घनत्व का बदलाव रहता है, जिसके प्रकाश की दिशा बदलती है और तारे क्या होता है, टिमटिमाने लगते हैं। सपोज डैट हम तारा बना ही लेते हैं, तारा अच्छा नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कोई बालक है यहाँ है, जैसे आप ही की तरह नन्हा मुन्ना बालक है, आप बचपन में जरूर देखे होइएगा, इसको ऐसे आना चाहिए लाइट, लेकिन मान लीजिए ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ जाता है। यानी कि परत को चेंज होने के कारण क्या होता है, उसका घनत्व बदल जाता है, और जो एटमॉस्फेयर का मीडियम बदलने के कारण आप भी समझ होइएगा कि हमारा जो कि एटमॉस्फेयर लेयर अलग अलग, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, बायोस्फेयर, अलग अलग जो कि स्फीयर बना हुआ है, उसमें जो कि डेंसिटी भी अलग है, जिसके कारण जो कि प्रकाश क्या आता है, बहुत लंबा दूरी ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके वह विचलित हो जाता है अपने पथ से, जिसके कारण वह कभी कभी लुकझुक यानी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलो, वेल्डिंग किस गैस का उपयोग किया था, मीथेन का, एथेनाइन का, एथीन या एथिलीन का, यानी किसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। तो वेल्डिंग का जो कि आप करने वाला जो कि सिलेंडर देखे होइएगा, उसमें आपको इस टाइप से लगा रहता है नोजल टाइप का, उसमें हीट टाइप का निकलते रहता है, तो उसको सीधा सा एथाइन जो कि गैस होता है उसका यूज़ किया जाता है, इथाइन का यूज़ किया। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ प्रश्न है जो इसको आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, तो उसको ध्यान रखना होगा, कुछ समझने वाला तो उसको समझा देते हैं। देखिए, एम्पियर्स, वोल्टमीटर्स, एमीटर्स, ये सब पूछी जाती है। एम्पियर का परिभाषा देना है, एम्पियर का याद रखिएगा, वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का भी याद रखिएगा। यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ का काट 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ का काट, यानी कि ऐसे है, किसी का क्रॉस सेक्शन है, काट 1 सेकेंड में 1 कूलम यानी कि 1 कूलम जो कि चार्ज आवेश को प्रवाहित करता है, तो उसे धारा का 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि इस वायर से अगर इससे होके 1 कूलम चार्ज क्या आता है, इधर से इधर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं, यानी 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग की सदस्य हैं, कार्बन आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य, याद रखिएगा 3 का है, 6 का है, या 9 का, या 14 का। सीधा से याद रखिएगा, जो कार्बन जो आवर्त सारणी में कैमा का है, 14 का है, यानी 14 का है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन है, इसको आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो बच्चे नहीं किए हैं वो दोबारा लाइक नहीं कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक हो जाता है, हट जाता है।
ओम का नियम क्या है? ओम का नियम हम पिछले लेक्चर में बहुत ही आसानी से बता दिए थे, इसलिए इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि अचर ताप किसी चालक को प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर को समानुपाती होता है, उसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ जो इंडिकेट करता है V = IR, जहाँ पे V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और I क्या हो गया? करंट हो गया, R क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी कि ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया? वोल्टेज, ये क्या हो गया? करंट, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों का आप आसानी से रख सकते हो। आप ओम्स लॉ अगर नहीं देखे हैं तो इससे पिछले बार लेक्चर में हम आसानी से फिगर के द्वारा हम समझाए हुए कैसे, जो कि V = IR। I जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, अगर इसको कांस्टेंट करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस को घटा देंगे तो वोल्टेज फिर चेंजिंग कैसे होता है। चलिए आइए हम लोग एथाइन में कार्बन परमाणु संख्या के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिएगा, एथाइन में कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच 3-3 का बंधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 3-3 का बंधन जो कि होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। विद्युत फ्यूज क्या है? इसकी मिश्र धातु का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। फ्यूज जो कि अगर आप उसका फिगर देखा जाए तो फ्यूज का फिगर ऐसा होता है। आप अगर विजुअली देखना चाहे तो विजुअली भी हम अभी दिखा सकते हैं। तो देख लीजिए फ्यूज कैसा बना होता है। फ्यूज जो होता है ऐसा होता है, देखिएगा इसमें हम एक सर्किट को बताते हैं और उसमें फ्यूज को बता देते हैं। देखिएगा एक सर्किट है, डिवाइस है, इसमें आपको फ्यूज हम नज़र कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि फ्यूज कैसा होता है। यहाँ है, चलिए इसमें देख लीजिए कि फ्यूज कैसा होता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो कि स्विच है, ये फ्यूज आपको इसमें कर गया, ये आपका फ्यूज है। ठीक है, ये आपका फ्यूज है, ये है, ये आपका फ्यूज होता है। जूम नहीं हो रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं आसानी से। इसको अगर हम लोग वायर में जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। तो इस टाइप से इसका जो कि ग्लास लगा रहता है चारों तरफ से, और पतला सा जो कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये फ्यूज बना होता है। यानी कि ऐसा रहता है। सीधा सा बात किया जाए तो ये ऐसा है, ये ऐसा फ्यूज होता है। इसमें आपको ये वायर डायरेक्ट सीधा रहता है, ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है। ठीक है, जब भी कोई डिवाइस लगा जुड़ा होता है तो अगर कोई इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा अगर ज़्यादा प्रवाह होती है तो यह सर्किट क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है? जो डिवाइस को सुरक्षित रखता है। यह एक सुरक्षा एक युक्ति है जो परिपथ को जलने से बचाती है। यह एक जो शीशा और टीन का बना होता है, जिसको हम लोग शीशा मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किससे बना होता है? पीबी और शीशा और टीन से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? यानी कि इसमें कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो सीधा सा F है, Cl है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। सीधा से याद रखिएगा A यानी F, यानी कि ये F इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को दो गुण लिखे। पता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? उस फिगर के द्वारा इससे पहले फिगर लाए थे। एक में उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली दक्षिणी ध्रुव के प्रवेश करती है, और दो दक्षिण रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। आप इसको भी देख लीजिए एक बार, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से जो कि मैग्नेट का जो कि हम बता रहे हैं कि फील्ड बनता है। ये आपको यहाँ से देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। कह रहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है,
ये आपका मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं तो कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण, यहाँ देखिए नॉर्थ पोल है, इधर से निकल के साउथ पोल के जाए, यानी उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा। तो बीच में ला दें, देखिए यहाँ पे ला दें, अब दिख रहा है क्लियर, यानी इधर से इधर की ओर लाइन बन रहा है, ठीक है, इधर से इधर और यहाँ से इधर बन रहा है। और दूसरा कह रहा है दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी इसकी खासियत है, ये जो रेखा है कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। तो आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दो गुण, क्या आप जितना गुण है वो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या आता है 48। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितनी आवर्त होते हैं? तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने होते हैं? 7 जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन आप 7 का सी के साथ चल सकते हैं। चलिए आइए हम लोग प्रश्न आते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त लेफ्ट। यह हमारा जो कि आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट होगा, एक होगा तो ऑब्जेक्टिव कर देंगे। अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत फैलाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, माध्यम धारा उंगली। जैसे आप फ्लेमिंग वाम हस्त रूल क्या कहता है? जैसे 3 उंगली को फैला ऐसे, अंगूठा ऊपर, तर्जनी ऐसे और मध्यमा ऐसे अगर आप फैलाइएगा, यानी कि अगर हैंड ऐसे है तो ये थंब हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया और ये आपका ये हो गया, बाद बाकी ये फिंगर होल्ड रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो आप ये देखिएगा ऐसे अगर है तो वाम हस्त रूल को कहता है कि लंबवत फैलाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र ये जो है यह चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। मध्यमा जो मिडिल जो फिंगर्स होता है मध्यमा, क्योंकि धारा को दिखाता है, ये धारा। अंगूठा जो है बल को दिखाता है। किसका दिखाता है? बल को। याद रखिएगा ये जो अंगूठा है वह बल को दिखाता है। इस टाइप से आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए होमवर्क का प्रश्न रहेगा। होमवर्क का नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर देंगे। चलिए इसको बना लिए। पोटेशियम परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी? अगर पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयुक्ता क्या होती है? 2 8 के क्रम में लगभग 1 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी प्यारे बच्चे? आप समझ पा रहे हैं। आज का सेशन का जो कि लास्ट जो कि प्रश्न होगा हमारे पास, शॉर्ट सेल के 2 लाभ लिखे। इनमें से कोई गतिशील भाग नहीं होता है, यह रख रखाव आसान होता है। यानी सोलर सेल यानी सोलर पैनल की बात किया जा रहा है, जो आपको ऐसे ऐसे प्लेट टाइप से दिखा होगा, जो कि बहुत सारे अभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी लगाया जा रहा है। यह प्रदूषण मुक्त होता ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर है? चलिए लास्ट प्रश्न हमारे पास है, उसको आप होमवर्क में रख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, उसको होमवर्क में आप रख लीजिएगा। ये आज का जो कि होमवर्क है, जिसे पिछले क्लास में जितने भी बच्चे कमेंट किए थे उसमें टॉप जो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन जो डिस्क्रिप्ट करके लिखते हैं उसको जो कि नाम यहाँ पे लिख के बताया जाता है। हैशटैग 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 जो कि और हैशटैग, ये तीसरे नंबर के होते हैं, उसके लिए 3 हैशटैग उल्टा हम दे रहे हैं। यानी कि टॉप है ये, सेकेंड टॉप और थर्ड, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या बता देना है। यह आपको कमेंट में 7 है, 10 है, 16 है, 18 है। तो इसको आपको कमेंट में जो कि कर देना है। क्या करना है? कमेंट कर देना है। आप आसानी से लिख के कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आपका जो कि जो सफ़र है जो चल रही है उस सफ़र को हम मंजिल दिखाएंगे 21 फरवरी, यानी कि हमारा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपके साथ हैं। आप सभी प्यारे बच्चे यूं ही जुड़े रहिए और अपने जो कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पढ़ाई करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो कि पार्ट जो कि 3 लाएंगे, उसमें और क्वेश्चन जो कि करेंगे। आज 50 के लगभग हमारा जो कि टारगेट है इतना प्रश्न करा दे कि आपके बोर्ड में एक ही प्रश्न ना छूटे। आसानी से आप 90+ मात्र हमारा टारगेट है, 90+ आसानी से लाने का, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।